हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये बीटीएच फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 426। इसमें जियान अपनी एल्केमी लेवल के असेसमेंट को देने वाला है। फिर बात कर रही है लेवल 2 की। पिछले पार्ट के लास्ट में जियान को एल्केमिस्ट एसोसिएशन की एल्डर फेंगलाओ 6th ग्रेड के एल्केमी टेस्ट के लिए ले जाती हैं। हाउएवर जब वो जियान से मांगती है एल्केमी बैच को, तो जियान कहता है मेरे पास तो है नहीं, मैं उसे घर पे छोड़ आया हूँ। ये सुन के फेंगलाओ के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। अच्छी बात है तभी जियान रिलीज करते हैं अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जो कि सिग्निफाई कर देती है कि उसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो इमोर्टल 6 रैंक से भी ऊपर जा सके। फाइनली फेंगलाओ मान गई थी, लेकिन अब जियान कहाँ तक पहुंचेगा चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले सुनाई देती है फेंगलाओ की आवाज, जो कहती है ठीक है मैं तुम्हें मौका देती हूँ। जियान से झुका के थैंक यू बोलता है। हाउएवर फेंगलाओ की आंखों में दहशत को महसूस नहीं कर पाता। वो मनी मन में कहते हैं इस लड़के के स्पिरिचुअल पैलेस की पावर किसी ब्रह्मांड जैसी है। खासकर मेरी सोल पावर जो कि हुआन्यूअन रिल्म के पास है, वो भी इसे ऐसे प्रेशर को फील कर पा रही है। लगता है किसी सुप्रीम पावर हाउस का डिसाइपल है। स्पेशली वो जानती थी कि दोनों के बीच में छोटा सा मुकाबला हुआ है। अगर वो उसे जानबूझ के बीच में ही ना रुकती तो उनकी हार बिल्कुल निश्चित थी। वो जान को देखे खुद से सोचती है ऐसी सोल पावर ये 7th ग्रेड इमोर्टल रैंक के लायक है। लेकिन एल्केमी बस सोल स्ट्रेंथ पे निर्भर नहीं करती है। जब उनके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, जियान पहुंच जाता है उन तीनों स्क्रोल्स के पास। वो पाता है कि इनमें से हर एक पिल रेसिपी अलग अलग थी। पहला स्क्रोल होता है रिकवरिंग इमोर्टल पिल के बारे में। ये एक इमोर्टल रैंक 6 ग्रेड की प्रोफाउंड क्लास की पिल थी। जियान इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ के बोलता है इस पिल को जो भी कंज्यूम कर लेगा वो 1 घंटे के लिए अपनी सोल को इनडिस्ट्रक्टिबल बना सकता है। इंजरी चाहे कितनी भी फेटल हो, ये उस समय तक मरेगा नहीं। लेकिन अगर इस 1 घंटे के दौरान किसी सुप्रीम हीलर ने उसकी हेल्प न करी तो उसकी सोल बिखर जाएगी। जियान स्मेल के साथ बोलता है फॉर्मूला तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए बेकार है। जियान की सोल और बॉडी पहले से इंडिस्ट्रक्टिबल थी। पहले हम ध्यान देते हैं दूसरे स्क्रोल के ऊपर। ये होती डू युआन बीस्ट पिल, इमोर्टल 6 ग्रेड अर्थ क्लास की पिल। जियान जब इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ता है तो पाता है कि ये पिल किसी भी डिवाइन बीस्ट या स्पिरिचुअल क्रीचर के लिए है। इसे इंसान कंज्यूम नहीं कर सकते। वही भी जो भी डिमोनिक क्रीचर से कंज्यूम करता है उसके अंदर का लिमिटेड पोटेंशियल खुल जाता है और से ट्रिबुलेशन को पार करने में काफी हेल्प होती है। जियान गहरी सांस लेके बोलता है ये मिस्टिकल बीस्ट के लिए तो सच में ट्राई यार है। वो सोच में पड़ गया था। इस पिल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मैजिकल बीस्ट को हेवली ट्रिबुलेशन को पार करवा सकती थी, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं थी। इस लेवल तक पहुंचने के बाद उसे ऑलरेडी मालूम पड़ चुका था कि जब भी कोई बीस्ट इरशाद दोशान के लेवल को पार करता है उसे एक बहुत ही भयानक हेवली ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी पावर होती है जो इनकार्नेशन ट्रिबुलेशन से ज्यादा घातक होती है, ज्यादातर मैजिकल क्रीचर्स को नष्ट कर देती है। हाउएवर अगर वो सफल हो जाए तो वो इंसानों के इनकार्नेशन स्टेज से भी आगे निकल जाते हैं। ज्ञान धीरे से कहता है तो ये पिल बस उनके लिए बनी है। फाइनली उसका ध्यान गया था 3rd स्क्रोल के ऊपर। ये थी फेंगजी याओडेन इमोर्टल 6 ग्रेड की पिल। इसके डिस्क्रिप्शन को रीड करके जियांग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है ये पिल नॉर्मल लोगों ऊपर काम नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि खास पावर्स को पोजेस करते हैं ये उनके लिए तो बिल्कुल खजाने जैसा है। इस पिल को कंज्यूम करने के बाद अगर किसी के शरीर में किसी तरीके की पावर डीप स्लीप में हो तो उसे जगाया जा सकता है और उसकी एलिमेंटल एफिनिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। इसकी हर्फ थी यून टियानरू चियांशु लिंगजी। बेसिकली इस प्रिस्क्रिप्शन ने जियान के दिल को छू लिया था। आंखों में आती एक चमक। वो कहता लगता है इस बार किस्मत भी मेरे साथ है। वो ये भी जान गया था कि पिल फॉर्मूला तीनों ही प्रिस्क्रिप्शन से सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करके अपने असली लेवल को दिखा सकता था। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी होली फ्लेम भी हल्की सी वाइब्रेट होती है। वो फेंगला जो कि जियान का चुपचाप से इंतजार कर रही थी, जब वो फाइनली उसके सेटिस्फेक्शन से पूरे एक्सप्रेशन को सेंस करती हैं। वो कहती है अगर तुम प्रिस्क्रिप्शन को चूज कर चुके हो तो फिर चलो शुरू करते हैं। वैसे इस असेसमेंट में तुम जो भी पिल रिफाइन करोगे तुम्हें बाद में उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन को नहीं देना होगा, इस पे तुम्हारा हक रहेगा। ये प्रिविलेज बस उन्हें एल्केमिस्ट को मिलती है जो इमोर्टल रैंक के टियर 5 से ऊपर होते हैं। चैन फाइनली अपनी खुशी को कंटेन नहीं कर पाता। वो हंस के बोलते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया है। और उसे एहसास हुआ था कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन कितना ज्यादा माला माल है। शायद तभी हर कोई इस मेडिसिन प्लान के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इन इमोर्टल लेवल की पिल्स को रिफाइन करने में जो हर्ब्स लगती हैं उन्हें बाहरी दुनिया में पैसों से खरीदा भी नहीं आ सकता। इतनी ज्यादा बेशकीमती होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो सफल रहा तो वैसी बेशकीमती चीजों से बनी पिल को अपने साथ ले जा पाएगा। भले ही जैन के सामने जो स्क्रोल था वो इमोर्टल रैंक 6 ग्रेड हेवन लेवल की प्रिस्क्रिप्शन की वैसे कॉपी हो, लेकिन तब भी इसकी कीमत कम नहीं करता है। इस पिल फॉर्मूले को इमोर्टल रैंक की 2 टेक्निक से कई गुना वैल्यूएबल माना जाएगा। जन डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है ठीक है मैं फेंगजी याओडेन को चुनता हूँ। वो पीले रंग का पुराना सा
स्क्रोल उसके हाथ में अपेयर हुआ था। इसके अंदर की उस प्रेशराइजिंग ऑरे को सेंस करके जियान कहता है ये सही रहेगा। फेंग लाओ भी कहती है ठीक है, असेसमेंट शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक बात बच्चे, तुम ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखूंगी। अगर तुमने जरा सी चालबाजी करने की कोशिश की, असेसमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। भले शब्द काफी काम टोन में बोले गए हों, लेकिन आंखों में अलग ही लेवल की अलर्टनेस होती है। वो जानती थी कि फेंग जी याओडेन को रिफाइन करना कितना ज्यादा कठिन है, यहाँ तक कि अगर उन्हें भी 3 इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाएं, तब भी इसकी सक्सेस रेट 40% से ज्यादा नहीं होगी। हाउएवर जियान के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट दिख रहा है, वो ये देखना चाहती थी कि ये उसे कितना आगे ले जाएगा। जन बिना हेजिटेशन के रिलीज करते हैं अपनी सोल फोर्स को। इस पूरे चेम्बर में गूंजती हैं वैंग बस की आवाजें। एक इनविजिबल लेकिन एक्सट्रीमली प्योर ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। ये सोल पावर जेंटल वेव्स में बदल के उस प्रिस्क्रिप्शन स्क्रोल के अंदर की जानकारी निकालने लगती है, और ये जानकारी आती सीधा जियान के दिमाग में। समय आगे निकलता है। करीब 20 मिनट के बाद की बात थी जब उसकी आंखें खुली थी। अभी उसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देता, बल्कि दिखाई देती है बस कामनेस। ये नजरें कह रही थी कि मैंने सब कुछ समझ लिया। फाइनली वुश वुश की आवाजें गूंजती हैं। जियान के हाथ लाइटिंग स्पीड से हैंसेस को चेंज करते हैं। एट द सेम टाइम उसका फ्लेम मंत्रा भी एक्टिवेट हो गया था। उसकी बॉडी में बूम बूम की आवाजों के साथ पावरफुल ऑरा इरप्ट हुआ था। जियान की बॉडी से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस एकदम उबाल मार रही थी। जैसे ही फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्रा से सर्कुलेट होने के बाद होली फ्लेम अपीयर होती है, यहाँ की हवा चुपचाप से सिजलिंग आवाजों के साथ जलने लगती है। अब जियान की ऑरे में ऐसी मिस्टीरियस पावर घुलने लगी थी जो उसे किसी नॉर्मल कल्टिवेटर से बिल्कुल अलग कर देती है। वो जैसे जैसे फ्यूचर में इरशाद दोशान या फिर इनकारनेशन में पहुंचेगा, फ्लेम मंत्र उसे सुप्रीम पाथ की तरफ ले जाएगा। हम ओल्ड वुमन फेंग लाओ के ऊपर ध्यान डालते हैं। जैसे उन्हें फील होती वो हल्की लेकिन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस, उनके एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो गए थे। वो कहती ये होली फ्लेम है। अभी जियान के हाथ पे एक एम्बर फ्लेम डांस कर रही होती है। वो जैसे जैसे अपनी हैंडसीज को चेंज कर सकता, उसके पीछे फॉर्म लेता है एक बड़ा सा फ्लेम अवतार। उस स्कॉचिंग टेम्परेचर की वजह से ये पूरा स्मॉल वर्ल्ड हिलने लगा था। फेंग लाओ बोलती है टेम्परेचर, ये फ्लक्चुएशंस फैमिलियर होने के बाद भी इतनी अनजान क्यों है। एक एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट होने के नाते वो तुरंत ही समझ जाती है कि कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है। इसकी रैंकिंग कम से कम टॉप 14 होली फ्लेम्स में से एक होगी। और आखिरकार ऐसा होता भी क्यों ना। जियान की फ्लेम 5 अलग होली फ्लेम्स के मिल से बनी होती है। एक नई फ्लेम होती है, एक नया सोर्स। ये इतनी ज्यादा रेयर थी कि फेंग लाओ से पहचान तक नहीं पाती। जियान 2 उंगलियों से ऊपर इशारा करके बोलता है अपने दिल को 3 हिस्सों में बांटना, एंटियरियो, चैनशुन लिंगजी और न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड। गूंजती है वुश वुश के साउंड। उसकी होली फ्लेम ने आपको 3 बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर तीनों हफ्स को हवा में ले जाके 3 फ्लेम कंडेंस हुए थे। वो जड़ी बूटियां तुरंत ही जलने लगती हैं। और ये सब हो रहा था एकदम बैलेंस में। जब फेंग लाओ ने ऐसा नजारा देखा था, उनका एकदम झूमने का मन होता है। वो खुद से कहती है वाह, अपने हार्ट को 3 हिस्सों में बांट के काम करना। इस लड़के का फ्लेम कंट्रोल सच में शानदार है। उन्होंने सैकड़ों एल्केमिस्ट देखे थे, लेकिन ऐसी एक्यूरेट फ्लेम कंट्रोलिंग एबिलिटी ये उन्होंने बस गिने चुने लोगों में नोटिस कर रही थी। माइंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस टेक्निक को परफॉर्म करने में इमेंस सोल पावर और फायर कंट्रोल की एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर जरा सी भी गलती होती तो पूरी प्रोसेस खराब। हाउएवर इस मोमेंट में जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम थे। वो शांति से चीजों को अपने आप ही फ्लो करने दे रहा था। वो खुद से बोलते हम हाथ थोड़े से जमे नहीं है, लेकिन कंट्रोल अभी परफेक्ट है। लेंस के अंदर जो शावू शावू की वजह फ्लेम जल रही होती है, इनकी हर एक छोटी सी एक्टिविटी जियान के दिमाग में कैद हो रही थी। अगर कोई भी गलती होती है तो तुरंत ही अपनी फ्लेम से उसे स्टेबलाइज करेगा। बाकी के एल्केमिस्ट के लिए काम किसी पत्थर को पिघलाना जितना कठिन होता है, लेकिन जियान के लिए किसी बिल्ली के बालों को सहलाने जैसा, जिससे वो बिल्ली खुश रहे। आखिरकार फ्लेम मंत्र और होली फ्लेम्स का कॉम्बिनेशन ही ऐसा होता है। फ्लेम बिल्कुल उसके कंट्रोल में होती है। एक बार फिर से टाइम आ गया था जब तुम्हारा भाई करेगा फास्ट फॉरवर्ड। अब करीब 10 दिन बीत गए होते हैं। इन 10 दिनों में जियान का कंसंट्रेशन एक पल के लिए भी नहीं टूटता। वो लगातार तीनों मिक्सचर्स को कंट्रोल में रखता है। सबसे इम्प्रेसिव बात ये होती है कि उसके चेहरे पे एग्जॉशन का नामो निशान नहीं था। जब फाइनली 10th डे पे उसने आंखें खोली तो 3 में से 2 फ्लेम कलर्स के अंदर जो 2 हब्स होती हैं, उनमें से एक बदल गया था जेड ग्रीन लिक्विड में, तो दूसरा सिल्वरी में। वहीं पे तीसरा ग्रे न्यूट्रल लिक्विड होता है। तीनों एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे थे। इस मंजर को देख के जियान धीरे से बोलता है फाइनली। उसकी दोनों हथेलियां आगे बढ़ती हैं और वुश 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 की आवाजों के साथ एक टेरिफाइंग फ्लेमिंग ऑरा रिलीज हुआ था। वो एम्बर फ्लेम पाइथन की तरह उन लिक्विफाइड हर्ब्स की वो टूट पड़ती है। सुनाई देने लगी थी सिजलिंग आवाजें। कुछ ही पलों में और भी कोर हर्ब्स कच्चा कच्चा की आवाजों के साथ पूरी तरह से पिघल चुके थे। अब कलरिंग के अंदर 3 एनर्जी लिक्विड स्टेबलाइज हो चुके होते हैं। इनके कलर होते हैं जेड, सिल्वर और एमरल्ड ग्रीन। जब इस जगह से थोड़ी दूर हवा में बैठी फेंग लाओ इस नजारे को देखती हैं, वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाते हैं कि बस 10 दिनों में इस लेवल तक पहुंचना। हाँ, ये सच है कि
कि इसमें होली फ्लेम का असर है, लेकिन इस लड़की की फायर कंट्रोलिंग टेक्निक ये सच में एबनॉर्मल है। वो मन ही मन में हंस के बोलती है, हालांकि इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, लेकिन रियल टेस्ट अभी बाकी है, जो है फ्यूजन और थंडर टिवलेशन। वो कंटिन्यू करती है, जियान मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक इस तूफान को संभाल पाते हो। बात ऐसी नहीं थी कि फेंगलाओ के मन में घमंड हो, बात बस ऐसी थी कि जियान कंटिन्यूअसली उन्हें सरप्राइज देता आ रहा है। वो कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं था और वो देखना चाहती थी कि लड़का कितना आगे जाएगा। फोकस करते हैं जियान के ऊपर। तीनों लिक्विड ग्लोबुलस को देख के जियान अपनी एम्बर फ्लेम की तरफ इशारा करके बोलता है फ्यूज। तुरंत ही फ्लेम एक जाल का शेप लेती है जो उन तीनों लिक्विड्स को चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये लिक्विड्स फ्लेम की वजह से पहले नहीं हिल सकते थे, अब तो उसकी कंट्रोल में नाचना पड़ेगा। हालांकि सुनाई दी थी रिपल्जन की बैंग बबल्स की आवाजें, लेकिन जियान की सोल प्रेशर की वजह से रेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के बाद तीन लिक्विड शांत पड़ जाते हैं। सुनाई दी थी कुछ ग्लब ग्लब की साउंड। तीनों में छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलते हैं जो एक दूसरे से मिलकर मर्ज होने शुरू हो गए थे। बेसिकली फ्यूजन के शुरू होते ही आसमान थम जाता है, सब कुछ एकदम स्मूथ बिना किसी हिचके। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिफाइनमेंट चल रही इमोर्टल लेवल की, तो फिर फ्यूजन मिनट्स में तो खत्म होने वाला नहीं था। 1 2 3 4 5 घंटे जब बीत जाते हैं कुछ और घंटे, आसमान में एक पिल फ्रेग्रेंस उठी थी। जगह जगह पे इकट्ठे होते हैं गोल्डन लाइट आर्क, बिल्कुल बारिश की टिमटिमाती हुई बूंदों की तरह। ये गोल्डन ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे वाइब्रेट करती हैं। अचानक से स्पेस रिफ की आवाज की तरफ हटाता, जिसमें से निकलते हैं भयानक थंडर क्लाउड्स। ये तुरंत ही जान के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो कहता है ये कैसी ट्यूबुलेशन है। अब उसके चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा था। ये केवल एक थंडर क्लाउड से इकट्ठे होते हैं। बादलों में सुनाई दी थी कुछ चिरचिराती हुई आवाजें। ये गोल्डन लाइटनिंग्स थी, इनमें से हर एक चिंगारी में पावर होती है। ये सिक्सा दूशांस की हड्डियों को एकदम राख में बदल दे। जन मनी मन में सोचता है तो इमोर्टल रैंक 6 ग्रेड की पिल ऐसी ट्यूबुलेशन को आकर्षित करती है। अभी चौंक तो फेंगलाओ भी गई थी। फटाक से उनका हाथ घूमता है जिससे उनकी बॉडी को ढक लेता है फ्लेम बैरियर। वो गुस्से बोलती है 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग जैसा है, और इस लड़के की मेल्टिंग टेक्निक बहुत बहुत साफ है। लगता है बस 6 ग्रेड तक लिमिटेड नहीं है। कुछ ही सेकंड्स में रंबलिंग आवाज साथ इकट्ठे होने वाले क्लाउड्स अपने पीक पे पहुंच जाते हैं। तभी जान को चिर की आवाज सुनाई देती है। बादलों के बीच में एक भाला कंडेंस हुआ था। ये बिजली की रफ्तार से शूट हो जाता है जान की तरफ। ये जहां से गुजरता है स्पेस फट जाता है। इसके मोमेंटम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इसके सामने सब कुछ धीमा पड़ चुका हो। जान की आंखें होती इंटेंस, गूंजती मैस्टिक धाड़ की आवाज जो कहती है ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन। उसकी मसल्स टेंस होती है, जागती है ब्लड लाइन पावर। ये उसकी बॉडली स्ट्रेंथ को पहुंचा देती है सीधा स्टार दोशियान पे। उसके हिसाब से पहला वाला अटैक बस टेस्ट होगा, लेकिन जान तब भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। उसकी आर्म को ढकते हैं ड्रैगन स्केल। फिर एक तेज क्रैश बूम की आवाज गूंजी थी। आसमान में बिजलियां चारों तरफ बिखरती हैं। जान की ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की वजह से वो बिजलियों से बना हुआ भाला चूर चूर हो जाता है। ऑफ कोर्स जान का हाथ भी सुन्न पड़ गया होता है। जगह जगह पे बिजलियों के छोटे छोटे आर्क्स दिखाई देते हैं। वो कहता है कि टेरिफाइंग थंडर फोर्स है। वो जानता था कि नॉर्मल एल्केमिस्ट को एक ही पल में मिट्टी में मिला सकती है। तभी ऊपर से फेंगलाओ की आवाज सुनाई देती है कि ये 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग, जिसे इमोर्टल रैंक के एल्केमिस्ट भी सबसे खतरनाक मानते हैं, और तुमने इसे ट्रिगर किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। तुम शायद 6 से ऊपर 7 फिर गॉड रैंक को छूने की भी एबिलिटी रखते हो। ये 7 प्रोफाउंड लाइटनिंग के 7 शेड होते हैं। इसका हर एक रैंक तुम्हें सेंट रैंक की चौखट पे ले जाएगा। ऊपर के काले बादलों में बूमिंग और रंबलिंग आवाजें बंद नहीं होती हैं, ना ही शांत होती है स्पेस के रिपिंग साउंड्स। ऐसा लग रहा था इन बादलों के ऊपर एक के बाद एक लेयर चढ़ रही हो, कोई गॉड अपना गुस्सा दिखा रहा हो। अभी जान की मसल्स भी एकदम टाइट हो चुकी होती है। हाउएवर जब जान सोच ही रहा होता है कि अगले अटैक का सामना वो कैसे करेगा, वो किस टेक्निक को परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगला अटैक बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। अभी होते हैं बदलाव। उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से बाहर आती है हंसने की आवाज जो कहती अरे मुझे भूल ही गए। जान एकदम शॉक हो गया था। फिर वो मुस्कुरा के बोलता है शाओले। उसके बगल में जिर अटैक की आवाज गूंजती है। एक ग्रे लाइटिंग फोर्स से शाओले का फिगर कंडेंस हुआ था। वो बोलता है बातों का टाइम नहीं है, चलो तैयार हो जाओ। उसकी नजरें ऊपर वॉर्टेक्स के ऊपर गई थी, जिनमें से एक बड़ा सा गोल्डन आर्क जम ले रहा होता है। इस प्रेशराइजिंग माहौल की वजह से स्मॉल वर्ल्ड के पेड़ पौधे फटने लगते हैं। बेसिकली रूल सिंपल होता है, किसी भी रिफाइन होने वाली पिल की एफिकेसी जितनी ज्यादा असरदार होगी, मतलब उसका ग्रेड जितना हाई होगा, हेवंस उसे डिस्ट्रॉय करने की उतनी ज्यादा कोशिश करेंगे। इसलिए कहा जाता है इसे पिल ट्रिबुलेशन। आसमान में फिर से गूंजती क्रैश की आवाज। वो बादल अचानक से थम जाते हैं और वॉर्टेक्स अपना मुंह खोलता है। इसमें से वो गोल्डन आर्क निकलता है। उसी थम वाली धड़कन जैसी आवाज के साथ ये बिजली स्पेस की फैब्रिक को नष्ट करके रख देती है। शाओले और जियान एक दूसरी तरफ देख के बोलते हमें इसे रोकना होगा। दोनों के पैर प्रेस होते हैं स्पेस में। ये सीधा उस फ्लेम कलर के ऊपर अपेयर होते हैं जिसमें बिल फॉर्म हो रही
थी। आसमान में जिलाला की आवाज गूंजती है। जान चीख के बोलता है अब। हाथ में रूलर अपेयर हुई थी और इस्तेमाल करी जाती है वही लिटिल इमोटल टेक्निक, द फेस कट स्लैश। गूंजता है रिप बूम का साउंड। उस बिजली के दो हिस्से कर दिए गए थे। इसे देख के जियान और शाओले दोनों की को पकड़ते हैं और लाइटिंग इतनी इंटेंस होती है कि दोनों की बैंड बजने लगती है। ये दोनों के शरीर से थंडर स्नेक की तरह लिपट गई थी। उस चुभन से भरे दर्द की वजह से जान के मुंह से हिसेस की आवाजें निकलती हैं। अच्छी बात यह है कि जान को वैसा और दर्द सहना नहीं था। वो ट्रिपुलेशन खत्म होने लगी थी। अभी वो शार्प पेन की वजह से जान को महसूस नहीं होता है कि स्टेबुलेशन की वजह से उसकी बॉडी को जो टेम्परिंग मिली है उसने उसकी मसल्स को और भी डेंस कर दिया है और बॉडी की स्ट्रेंथ को पहुंचा दिया है एक नए लेवल पे। वहीं पे शाओले की बॉडी में बिजली डायरेक्ट समा गई थी। ऐसा होते ही जियान फील करता है कि दोनों के बीच का बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो गया है, जैसे शाओले अब अपनी खुद की पहचान लेने लगा हो। उसे इंडिपेंडेंट होने की हल्की सी आहट महसूस होती है जब आसमान के थंडर क्लाउड्स बिखर रहे होते हैं। एम्बर फ्लेम की कर्टन के अंदर फेंगजी मेडिसिन मिल का कोर्स स्थिर हो गया था। इसमें जन्म होता है एक नई हार्ट बीट का। दूसरी तरफ एल्डर फेंगलाओ के एक्सप्रेशन काफी देखने लायक थे। वो कहती है टिस्क टिस्क, ये सच में मैडनेस है। होली फ्लेम ऐसी इंटेंस सोल पावर, फिर ऊपर से सोल क्लोन भी, और अब ये 7 प्रोफाउंड डीमन लाइटिंग की ठंड एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे एल्केमिस्ट देखे हैं लेकिन लड़का अनडाउटेडली सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो फिर हल्का मुस्कुरा के बोलती है अगर इसके सामने एंशिएंट याओ क्लैन का कोई जीनियस भी खड़ा हो तभी वो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है बच्चा फ्यूचर के एल्केमिस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिलर बनेगा। उनकी इस धीमी सी आवाज में एक प्राउड फीलिंग थी और थोड़ी सी शर्म भी। आखिरकार इस नौजवान के टैलेंट ने फेंगलाओ को भी छोटा महसूस करवा दिया है। अभी आसमान में क्रैकलिंग आवाज के साथ दूर भागने वाली बिजलियां शाओले और जियान के द्वारा जबरदस्ती ऑब्जर्व करी जा रही थी। कुछ ही देर में दोनों ही अपनी आंखें खोलते हैं। गूंजते एक मफल्ड बूम की आवाज जियान की बॉडी से ऐसा पावरफुल ऑरा फैलाता जो उसकी पिछली स्ट्रेंथ से कई गुना रिफाइंड होता है। फिर वो ध्यान देता है शाओले की थंडर एनर्जी के ऊपर और उसे इसमें एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था, जैसे ये उसकी खुद की पावर का हिस्सा हो। वो सोचता है लगता है अगर शाओले और भी थंडर एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करता है तो वो म्यूटेट हो जाएगा। फिर जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं एक डिवाइन फ्रेग्रेंस उसके ध्यान को खींचती है। एक डार्क रेड पिल जो कि किसी ड्रैगन की आंखें ऐसी लग रही थी और धीरे धीरे आसमान में फ्लोट करने लगी थी। फिर जैसे उसकी नजर जाती है इस पिल के ऊपर वो अपनी हैंडसीज को चेंज करके बोलता है स्प्रेड डिवावरिंग ब्लड टैबलेट सप्रेस। आसमान में 3 टैबलेट्स कंडेंस होते हैं। इनके अंदर की क्रिम्सन सील और वो वॉलेंट सोल एनर्जी ये सीधा उस पिल को हवा में कैद कर देती है। जन फटाक से जेड बोतल को निकाल के रख देता है उसमें पिल को। फिर वो फेंगलाओ की तरफ बढ़ाता। वो मुस्कुरा के बोलता है सीनियर अच्छी बात है कि मैंने आपके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाई। उधर शाओले पूरी प्रोफाउंड डीमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर चुका था और वापस लौट चुका था जियान के सोल सी में। हाउएवर इस मोमेंट में उसकी ट्रांसमिशन शुरू हो गई होती है। फेंगलाओ भी जियान के हाथ से उस पिल को लेती है। एक गहरी सांस लेके बोलती है नॉट बैड, इसकी क्वालिटी सच में शानदार है। बच्चे तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है। इस ओल्ड वुमन की स्माइल एक जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखाई दे रही थी। वो आगे कंटिन्यू करती है तुमने पहली बार में परफेक्ट रिजल्ट हासिल कर रहे हैं लेकिन अभी एक और टेस्ट बाकी है। अभी तुम्हारी खुश होने की बारी नहीं आई। जेनिस पिल को वापस लेता है। फिर वो पूछते सीनियर दूसरा टेस्ट क्या है। फेंगलाओ कहती है दूसरा टेस्ट ये सुनने में तो आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। एक रियल एल्केमिस्ट बस सोल पावर या फिर फ्लेम से नहीं बनता, उसके अंदर खुद की एक फाइटिंग स्पिरिट भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम हाई लेवल की पेस को रिफाइन करते हैं तो कई बार महीनों तक फायर कंट्रोल, एसेंस बैलेंस और स्पिरिचुअल प्रेशर को झेलना पड़ता है। इसमें स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। ही लेकिन मैं तुम्हारी ऐसे लड़के के लिए ये टेस्ट थोड़ा स्पेशल रखूंगी। जान के दिमाग में शब्द खतरे की घंटियां बजा देते हैं। माथे पे अपीयर होती हैं ब्लैक लाइंस। वो कहता है इसका मतलब कुछ मुश्किल होने वाला है। फेंगलाओ एक्सप्लेन करती है कि नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो एक 20 के सामने 3 दिन तक सरवाइव करना होता है लेकिन तुम्हारे लिए रूल ये है कि उसे हराना होगा। इस लेवल का असेसमेंट कहलाता है हेल मोड। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें सारे हेल्थ में सलाम करेंगे। जन कोल्ड स्माइल के साथ पूछते रहो इसका फायदा क्या है। मुझे तो बस मेडल चाहिए ना कि शोहरत। फेंगलाओ जानबूझ के एक मिस्टीरियस टोन में कहती है फायदा ये दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। हालांकि जन इसके रिप्लाई में कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन फेंगलाओ के चेहरे पे चालाकी से भरी स्माइल आती है। वो अपने हाथ को वेव करके बोलती है चलो बच्चे तुम्हें याद नहीं सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट मोमेंट में उनकी बॉडी गायब हो जाती है और जन की रीढ़ की हड्डी में फैलती एक ठंडी सी लहर। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो टिच करके बोलता है लगता है मैं ट्रैप में फंस गया। उसे फील हो रहा था कि वो एक नए स्मॉल सील वर्ल्ड में आ चुका है और ये काम था फेंगलाओ का। तभी बूम 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 की आवाज से ये दुनिया हिलने लगती है। जमीन पहाड़ों को फाड़ती हुई चली जाती है और नदियां उन खाइयों में अंदर समा जाती हैं। जैन चारों तरफ देख के बोलता है ये हो क्या रहा है। हाउएवर तभी जमीन के अंदर से उठती है तो सफेद रंग के
रिजिड पिलर्स। ये ऊपर की तरफ हल्के से मुड़े से होते हैं। इनके बीच में दिखाई देती हाथी जैसी सूंड, जिसे इंग्लिश में एलिफेंट का ट्रंक बोला जाता है। इस कोलोसल चीज को देख के जियान के शब्द गले में अटक जाते हैं। वो कहते हैं वद्दा। जो सामने आया था उसका बस चेहरा ही किसी पहाड़ जितना बड़ा होता है। आंखों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे नींद अभी भी टूटी हो। खासकर जियान अच्छे से फील कर पाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। वो दहशत के बाद बोलता है टाइटन मेमथ, बीस्ट वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड लेवल का बीस्ट। जियान अब तक जिस पत्थर की जमीन को टेस्टिंग ग्राउंड समझ रहा था, वो एक्चुअल में हाथी के ट्रंक का हिस्सा होती है और ये पूरी जमीन इसकी त्वचा थी। जियान के पूरे शरीर में झुर्री फैल जाती है। उसके सारे रोंगटे कटे हुए थे और दिल हो गया था एकदम बेकाबू। उस टेरिफाइंग ऑरे के सामने हवा भी कांप रही थी। ये टाइटन बेहेमथ वो डीमन है जिसे प्योर रॉ पावर का एग्जाम्पल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसके चारों पैर एकदम पहाड़ जैसे होते हैं और हर एक मसल धरती को मरोड़ सकती है। जियान को उसकी बॉडी पे कई एंशिएंट रून्स दिखाई देते हैं जो थी प्योर पावर का रेजोनेंस। जैसे ही टाइटन बेहेमथ अपनी शरीर को झटका देता है, तेज बूम की आवाज गूंजती है। उसके सबसे पास की चट्टान चकनाचूर हो गई थी। उड़ता नीचे से काले बालों का डेंस जंगल। वो काले रंग के पत्थर दरअसल में इस बेहेमथ की हार्डन स्किन थी जो कि अब क्रैक होकर गिर रही होती है। जियान की भौहें सिकुड़ती है। एट द सेम टाइम मफल्ड बूम बूम की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से ड्रैगन को ट्रांसमिशन का ऑरा रिलीज हुआ था। उससे प्रेशर होता है ड्रैगोनिक, जो कि हवा को और भी प्रेशराइजिंग बना देता है। जियान बैटल इंटेंट के साथ बोलता है वॉरक्राफ्ट की दुनिया का टाइटन मेमथ, लेकिन अगर बात हेड ऑन कोलिजन की हो रही है तो फिर ड्रैगन रेस को ऐसे ही किंग नहीं कहा जाता। जियान की आंखें हो जाती एकदम फायरी हॉट, हवा जूजिंग आवाजों के साथ कांपती है। ऐसा लग रहा था जैसे साइलेंटली दो एंशिएंट ब्लड लाइन एक दूसरे से टक्कर ले रही हो। हम फोकस करते हैं जियान के ऊपर। वो एक गहरी सांस लेके सोचता है। कहा जाता है टाइटन मेमथ जानवरों की सबसे रेयर स्पीशीज में से एक है। बस ताकतवर नहीं होते बल्कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इनका कदम जहाँ जहाँ पड़ता है उसका नामो निशान मिट जाता है। एक नॉर्मल टाइटन मेमथ जो कि 7 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे भी हो, वो इंसान के 8 स्टार दोशान की बराबरी कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ तो 7th ग्रेड के फेरी रैंक पे पहुंच चुकी है। लेट से 7 स्टार दोशान के बराबर, यानी कि इंसानों की मिड से 8 स्टार दोशान से कंपेरेबल है। ऐसी पावर के सामने ज्यादातर बॉय भागना पसंद करेंगे। जियान की बॉडी तेजी से हवा में राइज हुई थी और फाइनली ऊपर जाके उसे एहसास होता है कि टाइटन मेमथ इतना विशाल था कि इसके शरीर ने आधे स्मॉल वर्ल्ड को ढक लिया होता है। वो खुद से पूछता है इतना भारी शरीर तो फिर ये चलता कैसे होगा, और इसे फिर भी वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का ओवरलॉर्ड कहा जाता है। इसी इंस्टेंट में फाइनली टाइटन मेमथ की आंखें खुलती हैं। गूंजती हैं उसके गुस्से से दहाड़ने की आवाजें। उसकी पीपल सीधे जियान के ऊपर टिक गई थी। अगले पल जो सवाल जियान के दिमाग में था उसका जवाब मेमथ ने खुद दे दिया था। जैसे ही टाइटन मेमथ के आगे के पैर उठते हैं, क्रैक की आवाज सा स्पेस फटता है। वो आसमान को रौंदते हुए सीधा बढ़ जाता है जियान की तरफ। स्पेस में गूंजता है तेज बूम का साउंड। जियान ऊपर देख के बोलता है नहीं ये कैसी पावर है। वो पाता है कि उसकी बॉडी को ब्लैक शैडो ने ढक लिया था। अभी नहीं वो हिल पा रहा था और तो उसकी सारी एनर्जी उस शैडो में कैद हो गई होती है। फेंगलाक जो कि चुपचाप से वर्ल्ड में छिपी दूर से देख रही होती है, वो खुद से चिंता से भरी आवाजें बोलती हैं क्या मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो गई। वह का फर्स्ट स्टेज को उसने अभी पार किया है, फिर सीधे उसके ऊपर टाइटन मेमथ को छोड़ना, ये तो हमारे क्लैन का गार्डियन बीस्ट है। बिना हेजिटेशन के जियान के पैरों के नीचे का स्पेस रिपल हुआ था। वो इस्तेमाल करता है स्पेस शटल हैंडप्रिंट को। इन द ब्लिंक ऑफ आई जियान की बॉडी यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। तभी मेमथ का वो भारी भरकम पैर उस खाली जगह पे बूम की आवाज गिरा था। अगर जियान फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड देर कर देता तो शायद उसकी अब तक चटनी बन जाती। दूर अपीयर होने वाली जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। वो कुछ से बोलता है नहीं ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये एक असली बीस्ट है। ऐसा लगता है याओ क्लैन ने इसे किसी एंशिएंट मैजिक से बंद कर रखा हो। अब जब टाइटन मेमथ का अटैक मिस हो गया था, गूंजती उसकी हो की गुस्से से भरी दहाड़ की आवाज। एक बार फिर से शूट हो गया था जियान की तरफ। उसकी सूंड यानी कि ट्रंक लहराते हुए किसी माउंटेन की तरह जियान को क्रश करने की कोशिश करती है। फटाफट से जियान की ड्रैगन को ट्रांसमिशन सेकंड से थर्ड स्टेज में चली जाती है। उसकी त्वचा को ढकने लगते हैं गोल्डन स्केल्स, जिनमें अभी प्रोफाउंड डीमन लाइटिंग की चमक मौजूद थी। दूसरी तरफ टाइटन मेमथ डोंग 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 की आवाजों के साथ अपने पैरों को बार बार स्पेस में प्रेस कर रहा था। उस मोमेंटम की वजह से दुनिया कांप रही होती है। जानवी धाड़ के बोलता है स्केल ऑफ टायरेंट। उसके राइट हैंड को कवर करते हैं ब्लू स्केल। फिर अपनी फिस्ट को क्लेंच करके वो शूट करता है अपने पंच को। दोनों के बीच में बैंग की बाइसाइड कोलिजन हुआ था। रिलीज होती है पावरफुल रिपल्स जो कि पूरे स्मॉल वर्ल्ड को हिला कर रख देती हैं। स्पेस क्रीकिंग आवाजों के साथ ट्विस्ट हो रहा था जैसे कांच टूट रहा हो। वो पावरफुल एनर्जी वे धूल मिट्टी को चारों तरफ फैला देती है। जब फाइनली कुछ समय बाद मामला शांत होता है तो हमें मालूम पड़ता है कि दोनों ही ने कुछ कदम पीछे लिए हैं। ऑफ कोर्स टाइटन मेमथ ऊपर की तरफ उठा था, वहीं पे जियान को नीचे की तरफ फेंक दिया गया होता है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल थी और फिर आवाजों के साथ जियान की पूरी
फ्लेम उसकी बॉडी को ढक लेती है। उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। जियान इस्तेमाल करता है हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक को हवा में की आफ्टर में छोड़ते हुए। वो एक ही फ्लैश में सीधे टाइटन मैमथ के ट्रंक के ऊपर पहुंच गया था। वो पहले फील करता है जियान के ऑरे को, फिर स्पेस वेंग हम की आवाज से झंझनाता है। रिलीज होता है वो टेरिफाइंग ऑरा, जैसे जियान के ऊपर आसमान गिर गया हो। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। जियान को टाइटन मैमथ की आंखों में मजाक दिखाई दिया था कि वो कह रहा हो कि कीड़े तुम मुझे टकराना चाहता है। हम बिना हेजिटेशन के उस कोलोसल बीस्ट को अपने दोनों कदमों को उठाते हुए देखते हैं। ये बूम बूम के साउंड साथ गिरते हैं नीचे की तरफ। जियान की आंखों में नीले रंग की चमक फ्लैश होती है। वो कहता है इस बार मैं भी हेजिटेट नहीं करूंगा। चलो इस्तेमाल करते हैं फिस्ट ऑफ डोमिनेशन को। उसकी आर्म को ढकने वाले ब्लू स्केल्स में से एक, जिसके ऊपर ड्रैगन किंग बैक्शिया का शैडो छपा होता है, उस सिंबल से इसे ग्लो करता है। इस हिडन स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एक ड्रैगन की रोर वाली आवाज गूंजती है। इस धाड़ ने आसमान के रंग बदल दिए थे। जमीन कांपने लगती है। इसी इंस्टेंट में फाइनली फेंग लाओ का एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जो कि अब तक चुपचाप से बैटल को देख रही थी। वो समझ जाती हैं कि अगर इस लड़के को जल्दी नहीं रोका तो खतरा उसे नहीं बल्कि टाइटन बहीमत को होगा। वो एक ही बार में जियान के सामने प्रकट होती हैं। फेंग लाओ मुस्कुरा के बोलते ही लिटिल गाय, ये टेस्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट पास है। फिर बिना हेजिटेशन के उनका हाथ घूमता है। टाइटन मैमथ की बॉडी अचानक से गायब हो गई थी। वहीं पे जियान के पंच में इकट्ठी होने वाली एनर्जी एक तेज बूम की आवाज के साथ इस दुनिया के बड़े से हिस्से को छलनी कर देती है। ये पंच जहाँ पे शूट हुआ होता वहाँ के स्पेस के परखच्चे उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था उस टेरिफाइंग फोर्स के सामने सारा मैटर गायब हो गया हो। जियान फाइनली अपने हाथ को वापस लेके बोलते हैं सीनियर थैंक यू। फेंग लाओ ये देखे बस सिर को हिलाती है। उनकी आंखों में अभी रियल रिस्पेक्ट थी। वहीं पे जहाँ तक बात रही जियान की, तो वो ड्रैगन गॉड की थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से स्टेबली सीख चुका होता है। उसके हाथ में पैटर्न ऑफ डोमिनेशन अब भी ग्लो कर रहा था। ये वो ओवरवेलमिंग पावर होती है जो कि एक साथ दो शान को भी सीरियसली इंजर्ड कर सकती है। हालांकि उसके अटैक से टाइटन मैमथ खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ हड्डियां तो जरूर टूट जाती। जियान की बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड होता है वो एकदम उबाल मारता है। वो अपने हाथों को क्लेंच करके बोलता है तो वॉरक्राफ्ट के वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड भी आखिरकार ड्रैगोनिक ब्लड लाइन के सामने सर झुकाता है। जियान की बॉडी फिर से नॉर्मल होने लगी थी। आखिरकार इस एल्केमी असेसमेंट को जियान ने क्रश करके रख दिया था। वैसे से पहले तुम्हारे भाई का गला भी क्रश हो जाए, हम इस एपिसोड को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में जानने वाले याओशुगी का सीक्रेट। अरे वही लड़का जिसे जियान ने पिछले एपिसोड में बचाया था। हमें उसके जस्ट बाद एक और मिस्ट्री जानने को मिलेगी। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब जियान ड्रैगन गॉड की फोर्थ ट्रांसमिशन के ऊपर ध्यान दे और उसकी कल्टिवेशन भी आगे बढ़े। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, क्योंकि कल का एपिसोड तभी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। वहीं पे अगर आपको कल का इंतजार भी नहीं करना है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। और जो 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहें वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। वैसे ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या फिर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तब तक के लिए अलविदा।